हेलो एंड वेलकम टू जैमकैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक पहले दो पार्ट्स में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा और इसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके एंड क्वेश्चन नंबर 75 तक का डिस्कशन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। मोस्टली क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे इस पार्ट में एंड काफी क्वेश्चंस आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट दिख जाएंगे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 2021 में एग्जाम हुआ था उसका हम प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम पहले 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट, अगर आपका भी ड्रीम है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना तो ये गोल्डन चांस है। 2019 के बाद अब वैकेंसी आई है एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी बेहतरीन है। तो आप सभी को एक बार जबरदस्त एफर्ट्स लगा के तैयारी करनी चाहिए। आपका भी सपना पॉसिबल हो सकता है, आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके लिए आप पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर इस एग्जाम के लिए कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन सब आपको अवेलेबल होगा। फीस आप 3 मंथ्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको 6 मंथ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंटेंट तीनों में सेम है, ओनली वैलिडिटी का डिफरेंस होता है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस कोर्स। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 51, वेरी इजी क्वेश्चन। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होगा। स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा CN हैलोजेंस जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। देखिए, जो वाटर हो गया आपका, वाटर से भी वीक फील्ड स्ट्रेंथ होती है हैलोजेंस की। वाटर से भी वीक फील्ड जो स्ट्रेंथ होती है। और बाकी आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखनी होती है। तो स्टूडेंट, ये बेसिकली बताया जाता है ऐसे लिगेंड जो कि पाई एक्सेप्टर टाइप के लिगेंड होते हैं, ऐसे लिगेंड जो कि आपका पाई एक्सेप्टर टाइप के लिगेंड होते हैं, वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हैं CO हो गया, CN हो गया, PR3 हो गया, ये सारे के सारे पाई एक्सेप्टर की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। हैलोजेंस जो है बेसिकली वो पाई डोनर की कैटेगरी में आते हैं, पाई डोनर लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। और जो भी लिगेंड पाई डोनर की कैटेगरी में आते हैं वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और जो सिग्मा डोनर होते हैं वो आपका इंटरमीडिएट वाले होते हैं, ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड ना ही वीक फील्ड। और फील्ड स्ट्रेंथ और भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है, जैसे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल कौन सी सीरीज की है, 3D सीरीज की है, 4D सीरीज की है, 5D सीरीज की है, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन चारों में से आपको बताना था। तो इन चारों में से आपका CN की फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन होता है रेट से। आर्हीनियस इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू रेट एंड रेट से आप काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं। रेट से आप काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम है ना, तो अगर वो काइनेटिकली लेस रिएक्टिव तो उसे इनर्ट बोला जाता है। अगर काइनेटिकली मोर रिएक्टिव है तो उसे लबाइल बोला जाता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का रेट से कोई लेना देना नहीं होता। एक्टिवेशन एनर्जी या रिएक्शन रेट, इनका लेना देना होता है आपका काइनेटिक स्टेबिलिटी से, है ना, इनका लेना देना होता है काइनेटिक स्टेबिलिटी से। बी इज द करेक्ट आंसर, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी इसके बारे में आपको पढ़ाया जाता है ना, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। उससे आप किसी भी कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड आपका थर्मली ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब मैं भाई आपको रेफरेंस दिखाऊंगा मेरे नेट वाले कोर्स में जो कंटेंट मैंने दिया है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो कोर्स में कंटेंट दिया उसका, ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। The calculated and observed magnetic moment of an aqua complex of lanthanide ion are 0 and -3.5 respectively। तो बताइए ऐसा lanthanide कौन सा है? तो स्टूडेंट ऐसा lanthanide होता है EU+3। EU+3 की बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो कर देंगे तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाती है और नॉर्मल कंडीशन पे इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3.5 रहती है। क्या रहती है? 3.5। स्टूडेंट आइए मैं आपको इसका रेफरेंस भी दिखाता हूं तो कोर्स की क्वालिटी का पता भी लग जाएगा आपको। तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को मैंने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया हुआ है और एफ ब्लॉक के जो सारे लेक्चर हैं, चारों लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सब कुछ कितना डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी यहीं पे है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी क्लास से रिलेटेड है। तो मैं एक बार चलता हूं, पहले आपको ये इस क्वेश्चन को दिखाता हूं। देखो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। कल जो आपका एक और वीडियो थी जहां पे जी की वैल्यू निकालनी थी, है ना, जो सेकंड पार्ट में, वो भी यहीं से रिलेट करता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के काफी क्वेश्चन है। पहले तो आप ये रेफरेंस देख लीजिए भाई, इसका आंसर का रेफरेंस देख लीजिए, फिर मैं आपको कहानी भी बताता हूं। तो ये देख सकते हैं EU+3 जो होता है ना, EU+3 जो आपका होता है, यहाँ पे देख लीजिए, उसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है वो ये देखो, इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, 0। एंड ये होती है लो टेम्परेचर पे। अगर आप बात करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है 3.5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्शन लग सकता था, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, दिस इज इनकरेक्ट, माइनस नहीं होता, 3.5 होती है, 3.5 आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, है ना भाई। जो अभी अभी आपको फार्मूला बताया है, अभी अभी ये वाला जो फार्मूला है जी वाला, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है G इंटू √J+1। और G कैसे निकालते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर आप निकालेंगे तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूं कि ये किस ईयर का प्रीवियस ईयर है ना। ये बात तो पक्का है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं एग्जैक्ट कि ये किस ईयर का प्रीवियस ईयर पूछा गया होगा। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई EU के ऊपर बेस्ड। ये देख लो भाई, जून 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट देखो, है ना। लेकिन HPSC वाला टाइप वाला अच्छा नहीं था, यहां पे लिखा हुआ था नियर अबाउट, है ना। इसका मतलब क्या था? नियर अबाउट। बट यहां पे इन्होंने माइनस लगा दिया, इस क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन लग सकता था और मार्क्स मिलते सभी को। तो मिस्टेक काफी है इस पेपर में, मैंने ऐसा नोटिस किया है, स्पेलिंग मिस्टेक काफी है और मार्क्स मिलते हैं भाई स्पेलिंग मिस्टेक पर आजकल। तो ये देख लो, जून 2017 का क्वेश्चन सेम टू सेम आपका रिपीट किया गया है। तो नेट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो नेट के प्रीवियस ईयर काफी दिखाई दे रहे हैं। तो जो EU+3 होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 4f6 होती है, अगर आप लो टेम्परेचर पे बात करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 होती है। अगर आप हाई टेम्परेचर पर बात करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपका नियर अबाउट 3.5 के इक्वल होती है। तो ऐसा पॉसिबल है EU के लिए, ऐसा पॉसिबल है EU के लिए। तो याद रखिएगा स्टूडेंट। और ये मैंने आपको बता दिया कि CSIR नेट का जो एग्जाम हुआ था जून 2017 में, उसका एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है ये, नेट का PYQ है ये। आ गई बात समझ में? और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि नेट के PYQ आपसे पूछे गए थे। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नेट का PYQ है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। चिलेट इफेक्ट इज प्रीडोमिनेटली ड्यू टू एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज से इसका कोई खास लेना देना नहीं होता है। प्रीडोमिनेटली ड्यू टू एंट्रोपी चेंज, यस ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ द रिंग साइज, नहीं, रिंग के साइज पे डिपेंड करता है, यहां पे इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है इसलिए ये बात गलत हो गई। ड्यू टू इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंज, नहीं। तो यहां पे भाई एंट्रोपी चेंज का प्रीडोमिनेटली। चिलेट इफेक्ट क्या होता है स्टूडेंट? अगर आपके पास कोई बाइडेंटेंट लिगेंड है, ट्राई या पॉलीडेंटेंट लिगेंड है, वो मेटल के साथ मिलकर रिंग की फॉर्मेशन करता है, उसी को चिलेट इफेक्ट बोला जाता है, उसी को चिलेट इफेक्ट बोला जाता है। तो चिलेट इफेक्ट रिंग के साइज पे डिपेंड करता है, यहां इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था। और प्रीडोमिनेंटली यहां पे एंट्रोपी चेंज को ज्यादा कंसीडर किया जाता है चिलेट इफेक्ट के दौरान। तो ये भी बिल्कुल नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो B इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स इन मेटल कार्बोनिल।
कोई भी मेटल कार्बोनिल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यही वाला ले लिया भाई आपने NiCO का 4, पूछ रहा है यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक ये ले लिया, एक आप मान के चलो कि आप ये ले लीजिए FeCO का 5, कोई भी मेटल कार्बोनिल ले लीजिए, कार्बोनिल के ऊपर जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। अगर कार्बोनिल का चार्ज जीरो है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी जीरो ही होगी, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपका जीरो ही होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन अ मेटल कार्बोनिल, तो आपको क्या देखने को मिलेगी, जीरो देखने को मिलेगी, क्योंकि CO के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो मेटल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। हाँ, अगर पूरे कॉम्प्लेक्स पे ही कोई चार्ज है तो वही मेटल के ऊपर चार्ज आ जाता है, बट ये नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा है, नॉर्मल मेटल कार्बोनिल्स की बात कर रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 इज वेरी इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीज सोल्ट, तो भाई जीज सोल्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट को पता होता है इसके बारे में कि प्लैटिनम हो गया, ये यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, और ये आपका आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका CH2 एंड ये आपका CH2। तो जो जीद सोल्ट होता है वो भी एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। यहाँ पे आप मेटल एंड अल्कीन के बीच में बॉन्ड देख पा रहे होंगे, तो ये आपका फर्स्ट जो ट्रांजिशन मेटल्स का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं। जीद सोल्ट इज वेरी फेमस, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा कुछ इसमें एक्सप्लेन करने को है नहीं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57, अकॉर्डिंग टू वाइट्स थ्योरी ऑफ एनायन, तो ये बताइए ये किस टाइप का है स्टूडेंट। अगर आपके पास आ जाता है BnHn का 2 नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है आपका क्लोजो स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है, क्लोजो। अगर आपके पास आ जाता है BnHn4 नेगेटिव, तो इसको बोला जाता है आपका नीडो। अगर आपके पास आ जाता है BnHn6 नेगेटिव, इसको बोला जाता है एराकानो, इसको क्या बोला जाता है भाई आपका एराकानो। इसी प्रकार से अगर आपके पास ओनली BnHn आ जाता है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, तो इसको आपका सुपर क्लोजो करके ऐसे बोल दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे BnHn2 नेगेटिव है तो पक्का ही ये क्लोजो टाइप की स्ट्रक्चर रही होगी, पक्का ही ये क्लोजो टाइप की स्ट्रक्चर रही होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट को पता होता है, जिसने अच्छे से तैयारी की है वो इसका आंसर इजीली बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट का नेट का PYQ है, ये भी नेट का PYQ, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। द मेटालिक रेडियाई आर अबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स, तो स्टूडेंट EU एंड YB जो होता है, EU एंड YB जो होता है, देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो वो आपका आती है 4f7 6d0 एंड आपका 6s1 होता है। यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे ये हो गया जी आपका 6s2, ठीक है, ये वाली होती है भाई। अब यहां पे ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देखा जाता है कि EU का जो मेटालिक रेडियाई होती है, मेटालिक रेडियाई वो अब नॉर्मली हाई होती है। स्टूडेंट लेक्चर्स में सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है, सब कुछ पढ़ाया गया है। आइए मैं रेफरेंस दिखा देता हूं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला लेक्चर भाई, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पहला लेक्चर, और इसी में देखो विद रेफरेंसेस मैंने सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई है, एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, देखो ये रहा, पहले इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेरिएशन ऑफ मेटालिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड्स, तो ऊपर दिख रहा है लेंथेनाइड्स। तो देखो जैसे ही आपका EU आता है तो एकदम से ग्राफ अप चला जाता है, अप। जैसे ही आपका YB आता है ग्राफ एकदम से अप चला जाता है। EU एंड YB के लिए अगेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो आप साइज अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ये यहां से आप देख सकते हैं, ये तो भाई आपका यहाँ पे आगे नीचे आ जाएगा। तो ये एक्टिनाइड सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज, तो यहां पे आप देखो रिलेट कर सकते हैं इससे। ये रहा जी, ये रहा रेडियस, एलन का मतलब मेटालिक रेडियस। अगर आप यूरोपियम की बात करते हैं तो 199 180 से 199 हो जाती है, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f7 6s2 और D यहाँ पे 0 होता है EU की, यूरोपियम की, ठीक है। इसीलिए ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही आपका ये आपका जो वाइट्रिबियम के साथ भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 4f14 6s2, तो बोला जाता है ड्यू टू, देखो यहाँ पे 174 से 194 हो गया, 174 से 194 हो गया, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट ईयर बताऊं कि किस ईयर का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ताकि आप इसको रिलेट कर पाए, ये राजी दिसंबर 15
द मेटालिक रेडियाई आर अब नॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। दिसंबर 15 का क्वेश्चन है, यू एंड वाई बी करेक्ट आंसर आना था। तो स्टूडेंट अब मैं आपको एग्जैक्ट ईयर भी बता रहा हूं कि किस ईयर का ये नेट का प्रीवियस ईयर है। तो ये आपका दिसंबर 2015 का प्रीवियस ईयर है, दिसंबर 2015 का। होप क्या आपको क्लियर हो गया होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नेट के पीवाईक्यू डाले हुए हैं, बाकी में मुझे ज्यादा देखने को नहीं मिले अभी तक। क्वेश्चन नंबर 59 अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआईआर नेट। भाई बताओ इसके अंदर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे। तो ये देखिएगा भाई, ये एक एल्यूमिनियम होगा, यहां पे एक बोरॉन, यहां पे हाइड्रोजन है ना, एंड यहां पे 4 आपको क्या लगाने भाई, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार एक ये बी हो गया, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, सेम ऐसा ही आप यहां पे देख सकते हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये ठीक है। तो ये आपका एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया। इसको आप थोड़ा सा ठीक बना सकते हैं, अच्छे से बन जाएगा ये भी। तो ये बोरॉन हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे। ये स्ट्रक्चर होती है आपका AlBH4 का थ्राइस। तो स्टूडेंट देखो इनके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा, ये इसको यहां से कोऑर्डिनेट करेगा, सेम ऐसे ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, सेम ऐसे ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, सेम ये इसको ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा, सेम ये इसको ऐसे कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा, मतलब कि डोनेशन करेगा, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगी। और अब आपसे पूछा था कि इसके अंदर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, एक बोरॉन, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, ये वाला जो बॉन्ड है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो एक ये हो गया, एक ये रहा 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक ये हो गया 5 और एक ये हो गया 6। आपसे पूछा था द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर, देखो एक और बना के दिखा देता हूं कोई भी, जैसे ये बोरॉन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये बेसिकली आपका 3 सेंटर 2। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा था। ये आपका है ना, इनके बीच में जो है आपका ये यही है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। समझ में बात। कल को आपसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, इसके अंदर कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो सब कुछ आप बता सकते हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगेन स्टूडेंट नेट का पीवाईक्यू है, ये भी CSIR नेट का पीवाईक्यू है, ये भी मेन ग्रुप एलिमेंट्स में मैंने इसको काफी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 अगेन नेट का पीवाईक्यू है, अगेन नेट का पीवाईक्यू है ये। इसका रेफरेंस भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। दिस इज रिलेटेड टू ओर्गेल्स डायग्राम, बट इसमें भी ये याद रखना पड़ता है, ये वाला स्पेशल केस याद रखना पड़ता है। द ट्रांजिशन ऑफ दिस अकर्स नियरली। तो ये बताइए, तो देखो हमें ये पता है कि जो आपका क्रोमियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अगर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 होल ट्रांजिशन। ये किसका एग्जाम्पल होता है? 2 होल ट्रांजिशन का एग्जाम्पल होता है। अब 2 होल ट्रांजिशन की अगर आप बात करेंगे, पूरा ऑर्गल डायग्राम से आपका निकल के आ जाएगा कि है ना, सबसे नीचे आपका क्या होगा, ATT ट्री क्या बोलते हैं भाई, देखो सबसे नीचे यहाँ पे होता है आपका A2G, क्या होता है A2G। उसके बाद क्या होता है भाई आपका T2G, उसके बाद क्या होता है भाई यहाँ पे आपका T1G, और ये जो T1G होता है ये आपका F टर्म वाला होता है, और ऊपर एक और आता है दैट इज T1G, और वो आपका P से निकल के आता है। ऑर्गल डायग्राम में ये आपके पास आते हैं। अब आप कहोगे भाई ठीक है, यहां से यहां जो आपको दिख पा रहा है इसको हम फर्स्ट ट्रांजिशन बोलते हैं, जिसका एनर्जी का गैप सबसे कम है, बट इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब आप कहोगे ठीक है, क्रोमियम +3 में 2 होल ट्रांजिशन है, यहां तो 3 टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, है ना। एक तो ये वाला ट्रांजिशन हो गया, एक ये वाला ट्रांजिशन हो गया, एक ये वाला ट्रांजिशन हो गया। अब ये एक ट्रांजिशन नया कहां से आ गया, 2A2G से 2E2G, ये कहां से आ गया, 2EG वाला। स्टूडेंट ये एक और ट्रांजिशन आपको स्पेशल देखने को मिलता है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो 650 नैनोमीटर के आसपास आती है। ये नेट का पीवाईक्यू है। आइए मैं आपको रेफरेंस दिखा देता हूं। देखिए ये हमारी क्लास नंबर 14 है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। ये सारी चीजें आपके लेक्चर्स, ये सारे लेक्चर्स आपके कोर्स में अवेलेबल हैं, पीजीटी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स में। तो ये देख सकते हैं दिसंबर 16 का क्वेश्चन है,
द 4A2G से लेके 2EG ट्रांजिशन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ दिस अकर्स नियरली एट, तो यहां पे क्या आंसर बताया मैंने 650 नैनोमीटर। फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट इसकी रेफरेंस दे देता हूं, अगर आप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये रूबी क्रिस्टल वाला आ गया, अलग है ये थोड़ा सा, लेकिन यहां पे मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं, है ना, ये देख लो। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस क्रोमियम EN का 3, कोई दिक्कत नहीं है, EN है, वेरी वीक एंड नैरो एमिशन बैंड होता है ये जो है ना वो एमिशन टाइप, तो एमिशन बैंड एट 680 नैनोमीटर, द एमिशन इज मोर इंटेंस एंड लॉन्गर लिव्ड, द मोस्ट इंटेंस वाइब्रेशनल, तो ये दिखाया गया। तो देखो ओ वाइब्रेशनल कंपोनेंट 670 नैनोमीटर ऑफ 4A2G से लेके 2EG एब्जॉर्प्शन, तो ये देख पा रहे ना, तो इसी की तो वैल्यू पूछी थी, किसके इक्वल आती है, 650 नैनोमीटर के आसपास आती है। तो ये आपको एक अलग से बैंड देखने को मिलता है, जो कि ऑर्गल डायग्राम से ऊपर देख सकते हैं भाई। तो यहां पे बताया गया है कि कौन कौन से होते हैं, 4A2G से 4T2G, 4A2G से 4T1G, लेकिन इसके अलावा ए वेरी वीक स्लाइटली स्ट्रक्चर्ड एब्जॉर्प्शन बैंड विद द मैक्सिमम एट 670 नैनोमीटर इज असाइन्ड टू स्पिन एंड सिमेट्री फॉरबिडन। देखो सिमेट्री, स्पिन भी फॉरबिडन है, क्योंकि कोई भी ट्रांजिशन कब होता है, जब स्पिन सेम हो। तो देखो 4 से 2 पे जब आप जाएंगे, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो ये स्पिन फॉरबिडन भी है एंड ये सिमेट्री फॉरबिडन भी है। तो इसलिए ये काफी वीकली इंटेंस होता है, काफी वीकली इंटेंस होता है। तो याद रखिएगा भाई ये केस, है ना। यहां पे भी आप देख सकते हैं इसको कि ये देखो ये 4, ये आपका है ना 4A2G, 4T2G, 4T1G, यहां बीच में आपका 2EG लाई करता है। तो देखो ये आ गया एक बैंड, यहां एक ये रहा। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं ये बड़ा स्मॉल सा जो दिख रहा है, बड़ा जो स्मॉल सा दिख रहा है 4A2G से 2EG वाला, इसी की वैल्यू होती है आपका कितनी, 650 नैनोमीटर के आसपास। स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा, और मैंने आपको बता दिया कि ये नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, दिसंबर 15 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, दिसंबर 15 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, याद रखने वाला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए, खून के जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है भाई हमें, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखने वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। प्रोटीन प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आयरन तो मेटल होती है भाई, आयरन तो मेटल होती है, मेटल प्रेजेंट होती है हीमोग्लोबिन में। हेम ग्रुप क्या होता है, हेम ग्रुप, हेम ग्रुप बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, पोरफायरिन जो होता है आपके पास, पोरफायरिन लिगेंड जो होता है आपके पास, पोरफायरिन लिगेंड जो होता है आपके पास, अगर पोरफायरिन लिगेंड आप मेटल, आयरन मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, पोरफायरिन लिगेंड को आप अगर मेटल, पोरफायरिन लिगेंड को अगर आप मेटल आयरन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हेम ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेम ग्रुप। तो क्या हेम ग्रुप प्रोटीन्स होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता। मायोग्लोबिन तो खुद क्या होता है एक प्रकार से भाई, मायोग्लोबिन तो एक बायो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन का काम होता है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। इसमें भी आयरन मेटल पाई जाती है, इसमें भी आयरन मेटल पाई जाती है, बट हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका टेट्रामर होता है मायोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो होता है वो टेट्रामर होता है आपका मायोग्लोबिन का, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर ही हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट प्रोटीन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोटीन्स की चेन आयरन मेटल के साथ जुड़ी हुई होती है, जैसे हिस्टाडीन रेसिड्यू हो गया। तो पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगी आपको इसके लिए भी, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो भाई देखो रेफरेंसेस अभी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बाकी मिल जाएंगे भाई, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विद स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंसेस। तो वहां पे दिखाया गया कि एक पूरी प्रोटीन्स की चेन होती है, और वो जो प्रोटीन्स की चेन वो आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। इसमें लगभग भाई अल्फा 2 टाइप के एंड बीटा 2 टाइप के, लगभग काफी इसमें आपका प्रोटीन्स की चेन देखने को मिलती है। एग्जैक्ट मुझे नंबर ध्यान नहीं आ रहा है, 400 के समथिंग, अभी एक बार मैं समथिंग लिख देता हूं, 400 के करीब आपको यहाँ पे प्रोटीन्स की चेन देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन के अंदर। 400 के करीब आपको हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन्स की चेन देखने को मिलती है। तो भाई मैं एक बार ट्राई करता हूं, अगर मुझे यस ये एक बार मैं ट्राई कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं कि कहां पे ये चीज एक्सप्लेन की गई है। ये सारे लेक्चर्स की हमारे पास पीडीएफ्स अवेलेबल है, और ये आपके कोर्स में देखो, तो ये आपका हीमोग्लोबिन है, इसका आप देख सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पे अगर आप जाएंगे तो सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। हीमोग्लोबिन, ये देखो जी, ये तो मायोग्लोबिन है। तो मायोग्लोबिन में जो ये रेड पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसको पोरफायरिन बोलते हैं। और ये जो चेन दिख रही है, इन्हीं को अमीनो एसिड्स, इन्हीं से आप, इन्हीं को प्रोटीन की चेन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखेंगे, ऐसे ही अगर आप हीमोग्लोबिन की पहले तो देखो भाई, यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं। तो इसमें अगर आप देखेंगे, मायोग्लोबिन के अंदर 153 अमीनो एसिड रेसिड्यू होते हैं, और इसके अंदर ज्यादा होते हैं भाई, है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर ज्यादा होते हैं। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी नेट का ही प्रीवियस ईयर, तो काफी क्वेश्चन नेट के प्रीवियस। ये देख लो भाई, जो ये दिख रहा है ना आपको रेड और ये ब्लू कलर से, ये अमीनो एसिड्स की चेन है। हीमोग्लोबिन इज एन अल्फा 2 बीटा 2 टेट्रामर अल्फा, एंड ये आपका सिमिलर टू मायोग्लोबिन। हेम ग्रुप आर सोन इन द ब्लैक। ये जो ब्लैकिश में आपको चेन से दिख रही है, ये आपका हेम ग्रुप होता है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से। तो करेक्ट आंसर जो आना था, ग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। ये भी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। द रेजोनेंस स्पेक्ट्रम स्ट्रेचिंग ऑफ O2, अगर O2 होता तो उसकी स्ट्रेचिंग आती है 1580, लेकिन जो O2 प्रेजेंट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं, चाहे आपके पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो, चाहे आपके पास ऑक्सी मायोग्लोबिन हो, दोनों में जो O2 ऐड होता है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऐड होता है। दोनों में जो आपका O2 ऐड होता है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है ना। तो इसको एक बार आप नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको ऑक्सी हेमेरेथिन एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन के बारे में भी बताता हूं। सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ऑक्सी हेमेरेथिन, ऑक्सी हेमेरेथिन एंड ऑक्सी हीमोसाइनिन, ऑक्सी हीमोसाइनिन, तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे O2 जो ऐड होता है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, वो आपका पर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। स्टूडेंट अब आप सभी को पता होगा फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग MOT, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 2 होता है, O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है, और O2 2 नेगेटिव जिसको कि पर ऑक्साइड बोलते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अब देखो O2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 1580, 1580। अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और यह देखा जाता है कि जो सुपर ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1100 के आसपास होती है। और अब देखो पर ऑक्साइड के अंदर जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो वो और कम हो जाती है, लगभग लगभग 750 के करीब वो हो जाती है, लगभग लगभग 750 के करीब हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था द रेजोनेंस रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ O2 इज 1580, तो बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो O2 प्रेजेंट होता है वहां पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो हम बोलेंगे वहां पे 1100 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। 1100 क्यों? क्योंकि भाई बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में O2 सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट अगेन दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ CSIR नेट, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। अ कंपाउंड विच शो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बोथ दिस एंड दिस, तो ये आपको बताना भाई ये आपको कहां पे देखने को मिलेगी, ये दोनों स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट SH जरूर है, वो 2200 के करीब शो करता है, वो 2200 के करीब जरूर शो करता है, बट यहां पे आपका प्राइमरी देखो, यहां पे सारे हाइड्रोजन जो कार्बन है वो सेकेंडरी है या प्राइमरी है, तो इसकी वैल्यू आपका 2900, 3100 और 3300। देखिए अगर आपके पास ये का sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ऐसे ये जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, तो इस बॉन्ड की अगर हम इस बॉन्ड की बात करते हैं, CH बॉन्ड की, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज है तो वैल्यू होती है 2900 सेंटीमीटर इनवर्स, 2900। अगर आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले CH की बात करेंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है 3100। अगर आप कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड वाले इस बॉन्ड की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब होती है, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब होती है। और यही आपका रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल एल्काइन को। किसको? टर्मिनल एल्काइन को। तो ठीक है, यहां तो ये बात सही है, बट यहां जो वैल्यू आएगी वो तो 3100 के करीब आएगी, बट यहां पे आपसे बोला गया कि 3314 आनी चाहिए, हटा दीजिए।
यहाँ पे Cn की जरूर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 2200 के करीब, लेकिन फिर अगेन बात वही आ गई। इसमें देखिए स्टूडेंट, जो ये कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन कार्बन का जो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स के करीब। एंड जो आपको यहाँ पे ये CH बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन का और हाइड्रोजन का, sp हाइब्रिडाइज कार्बन और CH का जो बॉन्ड दिख रहा है, इसकी वैल्यू होती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का देखो यहाँ पे CH एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए टर्मिनल एल्काइन बताने के लिए ये बेस्ट डाटा रहता है। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड अंदर जरूर आ गया, यहाँ पे आपको 2200 के करीब देखने को मिल जाएगी, जो कि 2126 है, बट यहाँ पे ऐसा कोई कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। sp हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पे फिर आपको 3300 के आसपास फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का CSIR नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए भाई। वेनेडियम F के ऊपर एक नेगेटिव होता है, वेनेडियम +3 हो गया, और वेनेडियम +3 का मतलब होता है D2। वेनेडियम +3 का मतलब होता है D2। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऊपर EZ रहा होगा, नीचे आपका T2G रहा होगा, तो ये आपका T2G एंड ये आपका EZ, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका 2 होंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका 2 होंगे। क्वेश्चन नंबर 66, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अगेन दिस इज नेट PYQ। अगेन ये, और स्टूडेंट मैंने ना सारे PYQ का एक अलग से फोल्डर भी बनाया हुआ है। कोर्स में आपको चैप्टर वाइज PYQs भी मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज PYQ अवेलेबल हैं दिसंबर 2023 से लेके और जून 2011 तक। जितने, अगर इस लास्ट एग्जाम को छोड़ दिया जाए जो कि आपका भी हुआ है जुलाई में, उसका क्वेश्चन रिस्पॉन्स शीट भी अभी तक नहीं आई है, उसको छोड़ दिया जाए, सभी के नेट के PYQ चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है कोर्स के अंदर। द नंबर ऑफ निकल निकल बॉन्ड्स इन दिस कॉम्प्लेक्स, अगर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो स्टूडेंट अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, उसके लिए नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का फार्मूला होता है 18 इंटू में n माइनस में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। n का मतलब यहाँ पे देखो ट्वाइस, निकल 2 है, क्या निकल कितने, नंबर ऑफ मेटल्स कितने, 2 हैं, तो 18। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है यहाँ पे, तो देखो Cp, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, तो एक का इलेक्ट्रॉन काउंट 5 होता है, तो 2 Cp का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया, 2 Cp का मतलब 10। एक निकल का इलेक्ट्रॉन काउंट 10 होता है, क्योंकि D8S2, 8 D वाले और 2 S वाले, तो टोटल 10 हो गए। तो निकल कितने हैं, 2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद देखो, इसको ध्यान से देखिएगा भाई, अगर ये ओनली PH3 लिखा हुआ होता, अगर ये ओनली PPH3 लिखा होता ऐसा ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन पेयर होता, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता 2, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता 2। बट अब इसको क्या बोला गया है भाई, पहली बात तो एक PH हटा दिया गया है, अब ये बन गया था आपका PH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया था, और म्यू का मतलब है इसको ब्रिज पोजीशन पे लगाया गया। देखो फास्फोरस के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, एक इस पीएच के साथ शेयर किया, ठीक है, एक इस पीएच के साथ शेयर किया, ठीक है, तो 2 शेयर हो गए, 5 पहले थे, एक नेगेटिव का मतलब 6, तो यहाँ पे एक नेगेटिव ये रहा और 2 आपका यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। तो स्टूडेंट जब भी ये ब्रिज पोजीशन पे लगाया जाएगा, ब्रिज पोजीशन पे 2 मेटल्स के बीच में, 2 निकल्स के बीच में, मान लो एक निकल यहां पे है और एक निकल यहां पे है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, ये इसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, इसको भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो एक तो इसके पास लोन पेयर है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, और एक नेगेटिव चार्ज है जिसके पास आपका एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, अगर इसको ब्रिज पोजिशन पे लगाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होगा। अगर आप इसको ब्रिज पोजीशन पे लगाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होगा, एक का 3 है तो इसका मतलब 2 है तो 6 हो जाएगा। कितना आया, 36। कितना आया, 36। तो 18 इंटू 2 भी 36 होता है, 36 माइनस 36 करेंगे 0, तो यहां पे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड जो आएंगे, नंबर ऑफ निकल निकल बॉन्ड जो आएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा भाई, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन,
नेट का पीवाईक्यू। अगेन दिस इज नेट पीवाईक्यू स्टूडेंट, ये भी CSIR नेट का पीवाईक्यू है। जून 2019 का क्वेश्चन है ये, जून 2019 का। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ GD इन दिस कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है, और इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप रियल देखते हैं स्ट्रक्चर, तो ये आपका GD, यहाँ पे 6 के 6 वाटर अंदर होते हैं, 6 के 6 वाटर आपका अंदर होते हैं, 2 क्लोरीन अंदर होते हैं, 2 क्लोरीन अंदर होते हैं, और 1 क्लोरीन बाहर होता है, 1 क्लोरीन आपका बाहर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 6 और 2 8, क्या आ जाएगा भाई? 6 और 2 8। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेट का पीवाईक्यू है ब्लॉक एलिमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 68, अगेन नेट पीवाईक्यू, अगेन नेट पीवाईक्यू, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, अगेन नेट पीवाईक्यू। स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिस्कशन किया है। CN जो होता है आपका, CN उसके पास कितने? 6 और 7 13 और 1 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, और O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपका पहले वाली क्लास में, क्लास नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपको sp मिक्सिंग देखने को मिलती है। और वहां पे जो ट्रिक बनती है वो बनती है आपका 21-21। क्या बनती है? 2 डब्बे नीचे होते हैं, 1 डब्बा ऊपर होता है, 2 डब्बे नीचे होते हैं, 1 डब्बा नीचे होता है। देखिए स्टूडेंट, जो पाई बॉन्डिंग वाले होते हैं वो पाई अनजीरड होते हैं, जो पाई बॉन्डिंग वाले होते हैं वो अनजीरड होते हैं। तो ये पाई बॉन्डिंग है, इसलिए इसको पाई अनजीरड बोलेंगे, इसको भी पाई अनजीरड बोलेंगे। सिग्मा बॉन्डिंग वाले जीरड होते हैं, सिग्मा का अगर बॉन्डिंग वाला जीरड। पाई एंटी बॉन्डिंग वाले जीरड होते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग वाले जीरड होते हैं, और पाई सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला अनजीरड होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला अनजीरड होता है। ये है अप टू 14, यानी कि यहां पे तो भाई 8 कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14। 8 तो नीचे भर चुके हो, उसके बाद आप यहां पे भर दीजिए 8 के बाद 9 10 11 12 13 14। तो यहां पे आप देखेंगे इन्होंने पूछा लूमो क्या होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इन्होंने पूछा लूमो के बारे में बताइए, तो दिस इज द लूमो। ये आपका क्या होगा? दिस इज लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि क्या रहा होगा? पाई जीरड, जो कि क्या रहा होगा? पाई जीरड। किसके लिए? किसके लिए? CN के लिए, CN के लिए। अगर वहीं पे बात करते हैं, यहां पे देखिए सिर्फ नीचे चेंज आता है O2 में, नीचे आपका 21 से 12 बन जाता है, ऊपर तो 21 ही रहता है, ऊपर तो 21 ही रहता है। तो अगेन अगर आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा आपका सिग्मा जीरड, ये दोनों बनेंगे पाई अनजीरड, क्योंकि पाई बॉन्डिंग वाले अनजीरड होते हैं। ये बनेगा पाई जीरड, ये बनेगा पाई जीरड, और ये बनेगा सिग्मा अनजीरड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। 8 भर चुके हैं, उसके बाद बाकी के इलेक्ट्रॉन भरिए। 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल हुआ। दिस इज लूमो फॉर O2, यानी कि सिग्मा अनजीरड जो होता है, सिग्मा अनजीरड जो होता है वो आपका लूमो होगा, वो आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। CN के लिए जो लूमो होगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो पाई जीरड होगा। O2 के लिए सिग्मा अनजीरड होगा। अगर होमो पूछता हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो इसके केस में सिग्मा जीरड हो जाता, इसके केस में पाई जीरड हो जाता। करेक्ट आंसर फिर अलग आता है। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 68 का C नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। स्टूडेंट ये टोटली याद रखने वाला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आप रिलेट कर सकते हैं। नोराड्रेनालिन, ये जो एक बेसिकली ड्रग्स है ना, तो ये एक ड्रग्स है, इसका किस तौर पे यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट इसका यूज किया जाता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर, इसका यूज किया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर। इसमें मैं कुछ ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, टोटली याद रखना होता है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से है। द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन कोल्ड वाटर कैन गो अप टू, तो वो 10 ppm तक चली जाती है भाई, 10 पार्ट्स पर मिलियन। क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? 10 पार्ट्स पर मिलियन। दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो लर्निंग बेस हैं, याद करने वाले हैं, इसलिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी पढ़ना जरूरी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इनमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बट आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं। अगेन फ्रॉम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ताजमहल इज बीइंग slowly disfigured and discolored
दिस इज प्राइमरली ड्यू टू, देखिए ताजमहल में मार्बल लगा हुआ, मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसके ऊपर आप एसिड की ड्रॉप्स डालेंगे तो वो ब्लैकिश कलर का हो जाएगा, जो मार्बल है वो खराब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ना कि वो डिसफिगर्ड हो रहा है एंड डिसकलर्ड हो रहा है, वो किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। एसिड रेन क्या होता है? देखिए भाई, जो हमारे व्हीकल है उनसे भी आपका NO2 निकलता है, SO3 निकलती है, तो ऊपर जाके क्या ना नाइट्रिक एसिड, जैसे ही पानी उनको मिलेगा तो क्या बनेगा? आपका डिफरेंट एसिड बनेंगे, और जब वो एसिड आके मार्बल पे गिरेगा उसको खराब करेगा। और इसी के लिए ताजमहल को वैसे के वैसे उसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए काफी स्टेप्स लिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि भाई ताजमहल के इतने एरिया के अंदर भाई जो पेट्रोल वाले व्हीकल वो नहीं चलेंगे। अगर आप कहीं कभी ताजमहल पे गए होंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं ज्यादातर ताजमहल के एरिया के अंदर। उसके अलावा जब आप ताजमहल में जाते हैं तो वहां पे आपको जो मतलब पैरों के लिए भी अलग से चीजें पहनाई जाती हैं कि ये पहन के जाना है, तो काफी चीजें वहां पे की गई हैं। मेन रीजन वहां पे एसिड रेन का था ना, एसिड रेन की वजह से जो मार्बल है वो खराब हो रहा था, डिस्कलर हो रहा था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिएगा 72 का, इसका IUPAC नेम बताना है। अब मेन कंफ्यूजन यहाँ पे ये है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दें या ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दें? स्टूडेंट, डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप प्रायोरिटी ऑर्डर की वो टेबल देखेंगे तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो 2 पे लगेगा मिथाइल, क्या होगा? 4 पे मिथाइल लगेगा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 2 पे क्या लगेगा? 2 पे लगेगा मिथाइल, और उसके बाद 1 पे लगेगा 1 पेंट इन, बिल्कुल सही है। और 4 पे क्या आ जाएगा? आइन। क्या आ जाएगा? 4 पे आइन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। इन देखो स्टूडेंट, एक एनालिसिस अभी तक जो निकल के आया लगभग 75 क्वेश्चंस, 3/4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जो नेट के PYQ आए हैं वो आपका ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आप देखना बिल्कुल इजी है, हालांकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि नेट का PYQ भी है। तो भाई नेट के PYQ तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको, और बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, इसका IUPAC नेम बताना भाई। स्वास्तिक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही होगी, इसका मतलब यही भाई, देखो ये यहाँ पे इस प्रकार से आपका यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपको पता है कि सबसे पहले हम हाईएस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया एक, उसके बाद दूसरा कार्बन, उसके बाद तीसरा कार्बन, उसके बाद 4th कार्बन, उसके बाद 5th कार्बन। आप किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहां से कर लेता हूं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। तो देखो ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहां से जाओगे तो भी आएगी 1 2 3 4 5, यहां जाओगे तो भी यही आएगी। हर जगह आपको यही देखने को मिलेगी, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की हो सकती है। अब 3 नंबर पे देखिए क्या लगा हुआ है, एक इथाइल, क्योंकि एक कार्बन और 2 कार्बन, ये इथाइल है। 3 पे 2 इथाइल लगे हुए हैं, तो 3 डाई इथाइल क्या बनेगा? देखो 3 डाई मिथाइल होगा क्या? मिथाइल नहीं होगा स्टूडेंट, इथाइल है, हटाओ। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 डाई इथाइल पेंटेन। 3 डाई इथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। 3 डाई इथाइल पेंटेन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल गिव कानिजोरो रिएक्शन? स्टूडेंट ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो आपका कानिजोरो रिएक्शन शो करते हैं। तो ये तो बेंजल्डिहाइड है, तो इसके पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो पक्का शो करेगा। इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी पक्का शो करेगा। फॉर्मल्डिहाइड के पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी पक्का शो करेगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच सकते हैं स्टूडेंट, पहली बात तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है क्लोरल होता है, क्लोरल काफी फेमस कंपाउंड है, और ये एक जबरदस्त एक्सेप्शन है कानिजोरो रिएक्शन के लिए। तो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा कि एल्डिहाइड से नेक्स्ट कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं है। आप इसको बोलोगे सर यहां पे भी तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट फिर भी ये कानिजोरो रिएक्शन शो नहीं करता, फिर भी ये कानिजोरो रिएक्शन शो नहीं करता। ये एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, और लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। जब आप लेक्चर्स देखेंगे कोर्स में जाके
तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे। आइए इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे, देखिए इसमें क्या किया जाता है, OH नेगेटिव का अटैक करवाया जाता है। ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये आपका CCl3 यहाँ O के ऊपर नेगेटिव हो गया, यहाँ पे आपका H हो गया और ये आपका OH। अब नेक्स्ट होता तो यहाँ पे अलग है कहानी कि यहाँ पे इसी का जो दूसरा मोल है उस पे यह जाके अटैक करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, O नेगेटिव यहाँ जब अटैक करता है नीचे, तो ये वाला ग्रुप लीव कर जाता है, ये काफी बेटर लिविंग ग्रुप है। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, CCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड साथ में अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O OH, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। आगे ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाती। आगे का जो स्टेप होता वो ये होता कि ये यहां नीचे अटैक करता और ये वाला कार्बन इसके दूसरे मोल पे अटैक करता, बट ये कार्बन दूसरे मोल पे अटैक करे क्लोरल के, उससे पहले ये वाला लीव कर जाता क्योंकि ये काफी बेटर लिविंग ग्रुप है। स्टूडेंट ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। क्लोरल जो है इसके पास भले ही अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट फिर भी ये कानिजरो रिएक्शन शो नहीं करता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। और मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही है, 3 वाला नहीं होगा। फॉर्मल्डिहाइड, इसका प्रोडक्ट भी बता देता हूं स्टूडेंट में। अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है या कोई भी एल्डिहाइड है, उसकी रिएक्शन अगर आप करवाते हैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो वहां पे इसी का एल्डिहाइड, इसी का क्या बन जाता है भाई, इसी के एसिड का सोल्ट बनता है ना, कानिजरो रिएक्शन में, और इसी का अल्कोहल बनता है। तो देखो अल्कोहल, इस एल्डिहाइड का क्या बन गया, ऑक्सीडेशन होगा, और इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। इसलिए जो कानिजरो रिएक्शन होती है वो आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। तो क्या करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, इन अल्डोल कंडेंसेशन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। स्टूडेंट, अल्डोल कंडेंसेशन ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जब आप 2 मोल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट NaOH के साथ, तब आपको वहां पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो देखिएगा। तो वहां पे आता है CH3 CHOH, यहां पे आपका क्या बनता है COH। ये वाला प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। इसको क्या बोला जाता है, ये अल्फा और ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे, आंसर क्या आ गया आपका, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हालांकि अगर आप इसको हीट करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन। आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो यहां से एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, ये आपका ये और आपका ये। उसके बाद इसी का जो दूसरा मोल होता है वहां पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो आपको मिलेगा CH3, यहाँ पे CHO के ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आपका CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और इसको क्या मिल जाता है फिर H पॉजिटिव मिल जाता है, और H पॉजिटिव मिलेगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, अल्फा बीटा, मतलब सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और जब आप इसको हीट करते हैं तो इवन सीबी स्टेप, इवन सीबी मैकेनिज्म को फॉलो करके ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। बट हमें आंसर करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शंस कैसे दिए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 3 था, इसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लगभग 10+ क्वेश्चंस हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेशली, और एक दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी था, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट थे नेट के प्रीवियस ईयर के साथ। लेकिन आपको घबराने की कोई नीड नहीं है, कोर्स में आपको लेक्चर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल आपको रहेगा। तो स्टूडेंट, अगर आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, आपके पास गोल्डन चांस है, और भाई आप थोड़े से अगर एफर्ट्स लगाएंगे, अच्छे से अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप क्रैक कर सकते हैं। कोर्स में कंटेंट सफिशिएंट है, अगर कोर्स को अच्छे से कवर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।